हे गाइस व्हाट्सअप। तो प्रीलिम्स टेस्ट 14 चालू करते हैं। देखिए यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए और आज कुछ नया जानने का कोशिश करते हैं। देखिए हर रोज कुछ नया नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, इससे ही आगे बढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के वर्तमान प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। देखिए पहला कथन क्या है कि बेरोजगार होने की तिथि के 30 दिन बाद ही बीमित व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा क्या है कि वर्तमान में सहायता राशि औसत मजदूरी की 25% है, जो पहले 50% थी। तीसरा क्या है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने का दावा अब बीमित व्यक्ति स्वयं कर सकता है। और चौथा क्या है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, और ये आसानी से लॉजिक लगाकर भी पता लगाया जा सकता है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2। देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि मजदूरी की 25% राशि है, पहले 50% थी, 25% कर दी गई। तो ऐसा तो वो मतलब बहुत रेयर केस में संभव है। देखिए आंसर देख लेते हैं। देखिए सही है, देखिए बी यानी कि बाकी दोनों कथन सही है, ये दूसरा कथन गलत है। देखिए हाल ही में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के प्रावधानों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जो 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगे। साथ ही इसकी समय विधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई है। समय विधि बढ़ा दी गई है। 1 जुलाई 2018 में श्रम रोजगार एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राज्य कर्मचारी बीमा निगम द्वारा पायलट बेसिस पर 2 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया था। पायलट बेसिस पर 2 वर्ष के लिए शुरुआत में था कि 2 वर्ष के लिए प्रारंभ करेंगे। देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है कि रोजगार संरचना में परिवर्तन के कारण बेरोजगार हो गए ईएसआईसी के तहत बीमित व्यक्तियों को उनके जीवन काल में अधिकतम 90 दिनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। अधिकतम 90 दिनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि बेरोजगारी की तिथि कम से कम 2 वर्ष पहले से उसके रोजगार का बीमा हुआ हो। बेरोजगारी तिथि हो उसके कम से कम 2 वर्ष 2 साल पहले ही उसके रोजगार का बीमा हो चुका होना चाहिए। देखिए वर्तमान प्रावधान के अनुसार क्या है कि बेरोजगार होने की तिथि के 30 दिन बाद ही बीमित व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। बेरोजगार हो जिस दिन बेरोजगार हुआ उसके उस तिथि के 30 दिन बाद ही बीमित व्यक्ति बीमित सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है। पहले यह अवधि कितने दिन की थी? 90 दिन की थी। ठीक है, अब सहायता राशि औसत मजदूरी की जितनी मजदूरी मिलती है उसकी 50% कर दी गई है, जो पहले 25% थी। पहले 25% देते थे, अब उसको 50% कर दिया गया, यानी कि जिसको उतनी सैलरी मिलती थी उससे आधी मिलेगी। ठीक है, वित्तीय सहायता प्राप्ति का दावा अब बीमित व्यक्ति स्वयं कर सकता है। पहले वित्तीय सहायता प्राप्त करने का दावा अंतिम नियोक्ता करता था। पहले कौन करता था कि अंतिम नियोक्ता एम्प्लॉयर करता था, अब कौन करेगा? अब खुद जो बीमित व्यक्ति खुद ही कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए क्या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? और दूसरा क्या इसका उद्देश्य दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देते हुए अनुसूचित जाति एवं के युवाओं में नवाचार को उद्यमशीलता तक ले जाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना है। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 1 2 1 और 2 नहीं, 1 और नहीं 2। बताइए कौन सा आंसर सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। किसके बारे में? अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मंत्रालय गलत दिया गया है। देखिए अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा
प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। देखिए आपका बेसिक क्या हो जाएगा, एक तो अनुसूचित जाति हो जाएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि पॉलिटी में किस अनुसूची में अनुसूचित जाति का क्या प्रावधान है, उसके लिए कौन सा मिनिस्ट्री आती है, किस किस राज्यों में कौन से ज्यादा है, कहाँ कम है। दूसरा इकोनॉमी निकल गया, देखिए वेंचर कैपिटल फंड, तो इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमी का ये बेस हो गया, ये जानना चाहिए कि वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है। इसी को पकड़ के करंट के बेस को पकड़ के यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए ना 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूरा का पूरा यही निकला है। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देते हुए अनुसूचित जाति के युवाओं में नवाचार को उद्यमशीलता तक ले जाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना है। छात्रों को प्रोत्साहित करना है, कौन से छात्र को? विशेषकर दिव्यांगों को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि युवाओं में नवाचार को उद्यमशीलता स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए प्रोत्साहन करना है, मोटिवेशन देना है। साथ ही स्टार्टअप विचारों का तब तक समर्थन करता है जब तक वे वाणिज्यिक स्तर तक न पहुंच जाए। मतलब वाणिज्यिक स्तर तक मतलब काम करने लगे तब तक स्टार्टअप विचारों का तब तक समर्थन करता है जब तक वाणिज्य स्तर पर वो वहां से अपना खुद की रोजी रोटी बोलते हैं ना कि कमा ना सके तब तक ट्राई करना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के साथ 2024 तक नवोन्मेषी विचारों का समर्थन करने के लिए काम करना है। साइंस एंड टेक द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के साथ भी वर्ष 2024 तक इन विचारों को समर्थन करने के लिए काम करना है। मतलब वो हेल्प करेगी और वो सपोर्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए सीबीडी तेल के बारे में पूछा गया है। देखिए इसे कैनाबिस पौधे से प्राप्त किया जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं साइंस के। देखिए दूसरा क्या है, इसके प्रयोगशालों में कैनाबिडियोल के कारण नशा होता है जो कि इस तेल का मुख्य घटक है। पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ए, दो, दोनों या ना तो एक और ना ही दो। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए पहला कथन क्या लगता है सही है या दूसरा? देखिए दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। देखिए हाल ही में दिवंगत अभिनेता जो इरफान खान की पत्नी है सुतापा सिकंदर ने कैंसर के इलाज के लिए भारत में जो सीबीडी तेल के प्रयोग को वैध करने की अपील की है। अवैध था उसको वैध करने की अपील की है। भारत में वैध नहीं है उसको वैध करो, यानी कि उसको मान्यता दो। देखिए सीबीडी तेल क्या है? कैनाबिस पौधा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और कैनाबिडियोल और डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल इसके दो मुख्य सक्रिय घटक है। देखिए दो मुख्य सक्रिय घटक है सीबीडी और डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिडियोल, इसके दो मुख्य घटक है। ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 द्वारा जारी लाइसेंस के तहत निर्मित सीबीडी तेल का उपयोग ही वैध है। देखिए ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 द्वारा जारी लाइसेंस के तहत निर्मित सीबीडी तेल का उपयोग ही वैध है, पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ता है। देखिए कैनाबिडियोल दर्द और चिंता को कम करता है। यह सिजोफ्रेनिया के साथ ही मिर्गी से जुड़े मानसिक लक्षणों को भी कम करता है। हालांकि इसके वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सीबीडी तेल और कैंसर के इलाज हो सकता है, इससे क्या हो सकता है? वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि इस तेल से कैंसर का इलाज हो सकता है। ठीक है, और इसके प्रयोगकर्ताओं में टीएचसी के कारण ही नशा होता है, न कि सीबीडी के कारण। देखिए अपना कथन ये गलत हो गया। देखिए इसमें क्या पूछेगी? इसके प्रयोगकर्ताओं में सीबीडी के कारण नशा होता है जो कि इस तेल का एक मुख्य घटक है, ये गलत है। देखिए क्या है कि इसके प्रयोगकर्ताओं में टीएचसी के कारण ही नशा होता है, न कि सीबीडी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल जीवन मिशन के बारे में पूछा गया है।
देखिए 100 दिनों के भीतर देश के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने योग्य जल की पाइप से आपूर्ति के लिए यह मिशन प्रारंभ किया गया है। और इस मिशन का लक्ष्य क्या है? 2024 तक ग्रामीण घर तक नल के पानी ने कनेक्शन की व्यवस्था करना है। देखिए इसके संचालन और रखरखाव ग्राम पंचायत और पानी समितियों द्वारा किया जाता है। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है? देखिए केवल एक, केवल दो, केवल तीन या उपयुक्त सभी। देखिए जल जीवन मिशन के बारे में पूछा गया है, तो इसमें कौन सा तीनों के तीनों कथन सही है? देखिए हाल ही में 100 दिनों के भीतर देश में कम से कम सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने योग्य जल पाइप से आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन का प्रारंभ किया गया है। इसमें क्या है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल के पानी का कनेक्शन की व्यवस्था करना है। देखिए 2024 तक ग्रामीण घर तक नल का पानी का कनेक्शन की व्यवस्था करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत बुरी बात यह है कि ये नल का मतलब रूरल एरिया में अभी तक नल का पानी भी जो पाइपलाइन है वो भी नहीं पहुंच पाई। गांव की जो महिला है वो कुएं तक या फिर वहां के जो तालाबों तक पानी भरने जाती है, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। जल जीवन मिशन का संचालन और रखरखाव ग्राम पंचायतों और इसके उप समिति ग्राम जल और स्वच्छता समिति या पानी समिति यानी कि पानी समिति विलेज वाटर सैनिटाइजेशन कमेटी द्वारा किया जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों कथन अपने सही हो गए। देखिए पावर ग्रिड के बारे में पूछा गया, देखिए इमेज भी है। देखिए यह एक महारत्न कंपनी है जो मुख्यतः विद्युत प्रेषण से संबंधित है। तो क्वेश्चन मतलब इमेज देख के पता चल गया होगा। देखिए यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो भारत में उत्पन्न होने वाले कुल विद्युत का लगभग 50% भाग प्रेषित करती है। देखिए कौन सा सही है? एक और दो नहीं, एक और नहीं दो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, ये है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड जो मतलब आपके इलाके में भी होगा, पावर ग्रिड जहाँ से जो एनर्जी बिजली आती है ना, वो पावर ग्रिड बोलते हैं उसको। ठीक है, जहाँ बिजली का स्टोरेज होता है और फिर बढ़ता है, वहां से अलग अलग गाँव में शहरों में जाता है। इससे देखिए डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत और नीदरलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा क्या है कि यह अधिक स्वच्छ एवं अधिक ऊर्जा को समायोजित करने का समर्थन करता है। देखिए कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। देखिए नीति आयोग के पीछे, ये आप बताइए कौन सा आंसर है? मैं बता दूंगा तो पता चल जाएगा। देखिए डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। ठीक है, देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए ये इंडिया के है और ये नीदरलैंड है, ये दोनों। देखिए हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा, एनर्जी को ट्रांजिशन मतलब एक दूसरे को देना, मतलब जिसके पास कम है मतलब हेल्प करना, एजेंडा, और डिकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन को कम करना, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ज्ञान और सहयोगी गतिविधियों का आदान प्रदान के माध्यमों से दोनों संस्थाओं में विशेषज्ञता लाभ उठाकर नवीन तकनीकी समाधान यानी कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, कुछ टेक्नोलॉजी में मतलब कुछ नया करना, इनोवेशन करना, जिससे डिकार्बोनाइजेशन हो और साथ ही एनर्जी का ट्रांजिशन भी हो। विन विन सिचुएशन बोलते हैं ना, दोनों का लाभ हो। यह अधिक स्वच्छ एवं अधिक ऊर्जा को समायोजित करने का समर्थन करता है। देखिए स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने का समर्थन करता है, इसलिए दोनों के दोनों कथन अपने सही है। देखिए ज़ोंबी फायर के बारे में पूछा गया है कि किसे क्या है ज़ोंबी फायर, तो कि ये ऐसी आग है जो सतह पर लगती है
और अतिशीघ्र भीषण रूप ले लेती है। क्या ये है? दूसरा क्या है कि यह ऐसी आग है जो भूमिगत लगने के कुछ समय पश्चात सतह पर दिखती है। तीसरा क्या है कि यह ऐसी आग है जो केवल भूमिगत रूप में ही लगती है, या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। तो बताइए क्या है? ज़ोंबी फायर। देखिए 2-3 जगह पर अभी दूसरे देश में अमेज़न फायर हो गया, फिर ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, अब 2021 को टारगेट करना है अपने को। ठीक है, देखिए उसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यह ऐसी आग है जो भूमिगत लगने के कुछ समय पश्चात सतह पर दिखाई दे, लगने के बाद थोड़े समय बाद दिखाई देती है, इसे ज़ोंबी फायर कहते हैं। देखिए हाल ही में टुंड्रा क्षेत्र में ज़ोंबी फायर, टुंड्रा क्षेत्र मान के ठंडा प्रदेश में ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, बढ़ती है, मतलब अभी ज्यादा बढ़ने में है। देखिए ज़ोंबी फायर मुख्य रूप से आग का वह रूप होता है जिससे भूमिगत आग लगने के कुछ समय पश्चात सतह पर दिखाई देती है। सतह पर लगता है कि आग अपने को मतलब देखने को मिलती है। देखिए ध्यान रखिए कि आग आर्कटिक क्षेत्र के उन भागों में ज्यादा फैल रही है जो पहले आग के प्रतिरोधी क्षेत्र थे। बहुत गहरी बात है। देखिए यह आग आर्कटिक क्षेत्र मतलब इंडिया से जो साउथ की ओर ऊपर वो साउथ पोल होता है ना, वो आर्कटिक क्षेत्र है ना, उन भागों में ज्यादा फैल रही है जो पहले आग प्रतिरोधी थी, जो आग प्रतिरोधी क्षेत्र था। ऐसा माना जा रहा है कि 2019-20 के दौरान टुंड्रा क्षेत्र में शीत और वसंत के दौरान तापमान सामान्यतः अधिक होने के कारण आर्कटिक में आग की घटनाओं में अधिकता हुई है। देखिए 2019-20 में जो टुंड्रा क्षेत्र है उसमें शीत और वसंत के दौरान तापमान सामान्यतः अधिक, यानी कि तापमान गर्मी बढ़ने जाने के कारण इसमें आग की घटना देखने को मिली है। इस आग में कार्बन सिंक को कार्बन स्रोत में परिवर्तन करने एवं वैश्विक तापमान को वृद्धि करने की क्षमता है। देखिए फिर से, इस आग में कार्बन सिंक होता है ना, उसको कार्बन स्रोत में परिवर्तन करने एवं वैश्विक तापमान में वृद्धि करने की क्षमता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा फैलती है। ठीक है, देखिए ये है, देखिए पूरा देखिए ऊपर से खींचा गया है पूरा सैटेलाइट के द्वारा। ये पूरा का पूरा देखिए बाउंड्री पूरे की पूरी साफ हो गई है। ये धीरे 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 कितनी फैल रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 8 देखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछा गया है। देखिए क्या भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण 2001 में किया गया था। दूसरा कि यह सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और तीसरा ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना यानी कि 2.8 मेक गति की उड़ान भरने की सक्षम है। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 या फिर उपयोग सभी? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है 4, यानी कि सब के सब कथन सही है। देखिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2500 से 3000 किलो मास्क। देखिए लेंथ कितनी है? 8.4 मीटर, डायमीटर 0.6 मीटर और वॉर हेड 200 केजी और 300 केजी, 200 से 300 केजी। ठीक है, शिप लॉन्च, सरफेस शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, सरफेस से भी लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है और हवा में भी लॉन्च किया जा सकता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखिए हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। देखिए नई ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों पर पिन पॉइंट सटीकता के साथ निशान साध सकती है, एकदम सटीकता के साथ निशान साध सकती है। 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, 400 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर जो अपना निशान है उसको भी सटीकता से साध सकती है। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से दोनों ने मिलकर इसका प्रथम परीक्षण 2001 में किया गया था। यह सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखिए आपका बेस क्या हो जाता है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
क्या है, ये आप नेट पर या गूगल पर भी आसानी से चेक कर ले कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये आपका बेसिक पोर्शन हो जाता है, इसे उठाकर भी पूछ लेंगे। ठीक है, यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से उड़ान भरने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक द्वारा मतदान। देखिए, मतपत्र द्वारा, मतपत्र पर मतदाता अपनी पसंद दर्ज कर मतगणना से पहले डाक द्वारा निर्वाचन अधिकारी के पास भेजकर मतदान करता है। दूसरा क्या है कि चुनाव ड्यूटी में जो सेवा करने वाले अधिकारी है और भारत सरकार के सशस्त्र बलों के कर्मचारी ही इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। बताइए कौन सा सही है? देख, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हाल ही में चुनाव आयोग ने डाक मतपत्र के लिए नए नियमों की घोषणा की है। डाक द्वारा मतदान द्वारा पोस्टल बैलेट उन मतदाताओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है जो विभिन्न कारणों से अपने क्षेत्र में वोट डालने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, मतलब वो उस जगह पर नहीं है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने इन मतदाताओं को डाक मतदान के माध्यम से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराता है। देखिए, इसके तहत मतपत्र पर मतदाता अपनी पसंद दर्ज कर कौन सी उसको मत देना है ये पसंद कर मतगणना से पहले डाक द्वारा निर्वाचन अधिकारी है उसको किसके द्वारा, डाक द्वारा उसके पास मतदान भेज सकता है। देखिए, मतदाताओं का एक सीमित समूह ही पोस्टल वोटिंग का उपयोग कर सकता है। सीमित व्यक्ति पोस्टल वोटिंग का उपयोग कर सकता है। कौन है? जिसमें चुनाव ड्यूटी में सेवा देने वाले अधिकारी, जो अधिकारी होते हैं चुनाव ड्यूटी में सेवा देते हैं, भारत सरकार के सशस्त्र बल के कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, मान के एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में जो IAS ऑफिसर होते हैं वो भारत सरकार के सशस्त्र बलों के कर्मचारी, इनकी नेवी में है, BSF में है, जो ड्यूटी पर होते हैं वो। यह सेना अधिनियम 1950 के तहत आने वाली सभी बल शामिल है। सेना अधिनियम 1950 में आने वाले सभी बल इसमें शामिल है। ठीक है, XOO संक्रमण निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, किसमें फैलता है, मतलब किससे संबंधित है? गेहूं, चावल, कपास और दलहन। इसका आंसर है बी, यानी कि चावल। देखिए, XOO चावल की फसल, XOO चावल की फसल है, मतलब उसका एक पार्ट है, उसको जीवाणु जनित रोग है। ये जीवाणु जनित रोग है जो ज़ैंथोमोनास और GPV और G, ठीक है, नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए, इस रोग के कारण विश्व भर में चावल की खेती को अत्यधिक नुकसान होता है। देखिए, क्या है XOO? देखिए, चावल की फसल का एक जीवाणु जनित एक रोग है। देखिए, ठीक है, XOO जो ज़ैंथोमोनास ओरिजीपीवी, ठीक है, नामक जीवाणु द्वारा इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। ज़ैंथोमोनास और GPV द्वारा उत्पन्न होते हैं और क्या करते हैं कि विश्व भर में जो चावल की खेती है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। बस इसलिए यही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, बस आज के क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं कल आपका भी आ जाएगा वीडियो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।